मैं डार्क वेब पर गया और मेरे होश उड़ीच गए। मैंने इंटरनेट की उस अंधेरी दुनिया में कदम रखा जिसके बारे में सिर्फ सुना था, डार्क वेब। लोग कहते हैं वहाँ सब कुछ बिकता है, ड्रग्स, हथियार और यहाँ तक कि लोगों की जिंदगियां भी। मैं ये देखने गया था कि इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन जो मैंने वहाँ देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। इस वीडियो में मैं आपको अपनी उस यात्रा पर ले जा रहा हूँ, लेकिन एक चेतावनी के साथ। जो आप देखेंगे शायद उसे आप भुला नहीं पाएंगे। ये इंटरनेट का वो कोना है जहाँ इंसानियत की हदें खत्म हो जाती हैं और जहाँ कानून की पहुंच बहुत मुश्किल हो जाती है। ये कोई डरावनी कहानी नहीं, बल्कि इंटरनेट की वो हकीकत है जिसे हमसे और आपसे छिपाकर रखा जाता है। तो चलिए मेरे साथ इंटरनेट की इस काली दुनिया के सफ़र पर। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ से वापस आने के बाद आप इंटरनेट को शायद पहले की तरह कभी नहीं देख पाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंटरनेट का हम इस्तेमाल करते हैं वो असल में कितना बड़ा है? हम गूगल पर कुछ भी खोजते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, अमेज़न से शॉपिंग करते हैं और हमें लगता है कि हमने पूरा इंटरनेट देख लिया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि यह सब कुछ, ये पूरी दुनिया जिसे हम जानते हैं, वो एक अनुमान के मुताबिक पूरे इंटरनेट का सिर्फ 4 से 10% हिस्सा ही है। जी हाँ, बस इतना सा। बाकी का 90% से ज़्यादा हिस्सा हमारी नज़रों से छिपा हुआ है। एक ऐसी अंधेरी और गहरी दुनिया जहाँ सर्च इंजन नहीं पहुँच सकते, जहाँ आपकी पहचान गुमनाम रहती है और जहाँ ऐसे ऐसे काम होते हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं आज आपको उसी छिपे हुए हिस्से की हकीकत बताने वाला हूँ। मैंने हिम्मत जुटाई और उस दुनिया में झांकने की कोशिश की, और जो मैंने देखा उसने मुझे हफ्तों तक बेचैन रखा। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैं उन वेबसाइटों को बंद कर रहा था। यह वीडियो आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि उस खतरे से सावधान करने के लिए है जो शायद आपके एक गलत क्लिक की दूरी पर मौजूद है। सेक्शन 1, इंटरनेट का हिमखंड, सरफेस, डीप और डार्क वेब क्या है? तो चलिए पहले यह समझते हैं कि यह सब है क्या। इंटरनेट को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक आइसबर्ग यानी हिमखंड का उदाहरण। समुद्र में तैरते आइसबर्ग का हमें सिर्फ ऊपरी सिरा दिखाई देता है, जो कुल आइसबर्ग का छोटा सा हिस्सा होता है। बाकी का विशाल हिस्सा पानी के नीचे छिपा होता है। हमारा इंटरनेट बिल्कुल इसी तरह काम करता है। जो हिस्सा हमें दिखाई देता है उसे कहते हैं सरफेस वेब, सरफेस वेब। यह वो इंटरनेट है जिसे आप और मैं हर रोज इस्तेमाल करते हैं। google.com, यूट्यूब, फेसबुक, अमेज़न, न्यूज़ वेबसाइट्स, ये सब सरफेस वेब का हिस्सा हैं। इन्हें गूगल या बिंग जैसा कोई भी सर्च इंजन आसानी से ढूंढ सकता है और आप क्रोम या सफारी जैसे किसी भी आम ब्राउज़र से इन तक पहुंच सकते हैं। ये इंटरनेट का वो हिस्सा है जो सबके लिए खुला है। अब बात करते हैं आइसबर्ग के उस विशाल हिस्से की जो पानी के नीचे है। इस हिस्से को कहते हैं डीप वेब, डीप वेब। इसका नाम सुनकर डरने की ज़रूरत नहीं है। डीप वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जहां तक सर्च इंजन नहीं पहुंच सकते, लेकिन यह अवैध नहीं है। असल में हम सब जाने अनजाने में रोज़ डीप वेब का इस्तेमाल करते हैं। जब आप अपने जीमेल अकाउंट में लॉग इन करते हैं तो आपका इनबॉक्स डीप वेब पर होता है। जब आप अपने बैंक की वेबसाइट पर लॉग इन करके अपना अकाउंट बैलेंस चेक करते हैं तो वो जानकारी डीप वेब पर होती है। किसी कंपनी का इंटरनल नेटवर्क, सरकारी डेटाबेस, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, आपके गूगल ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स में रखी फाइलें, यह सब डीप वेब का हिस्सा है। ऐसे डीप इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जानकारी पब्लिक नहीं है। इसे एक्सेस करने के लिए आपको पासवर्ड या किसी तरह के ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। आप भी नहीं चाहेंगे कि कोई गूगल पर आपका नाम सर्च करे और आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स उसे मिल जाएं, है ना? इसीलिए डीप वेब ज़रूरी है। यह हमारी प्राइवेसी और सुरक्षा को बनाए रखता है। एक अनुमान के मुताबिक इंटरनेट का लगभग 90 से 95% हिस्सा इसी डीप वेब से बना है। लेकिन इसी गहरे समुद्र में, आइसबर्ग के सबसे निचले और अंधेरे हिस्से में एक और दुनिया है, और उसे ही कहते हैं डार्क वेब। डार्क वेब डीप वेब का ही एक बहुत छोटा लेकिन सबसे बदनाम हिस्सा है। ये इंटरनेट का वो अंडरवर्ल्ड है जिसे जानबूझकर छिपाया गया है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आप गूगल क्रोम या सफारी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके लिए टॉर ब्राउज़र जैसे खास ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ जाती है। डार्क वेब पर वेबसाइटों के पते .com या .in में ख़त्म नहीं होते,
बल्कि डॉट ओनियन में ख़त्म होते हैं। हालांकि I2P जैसे दूसरे डार्कनेट भी मौजूद हैं जिनके एड्रेस अलग होते हैं। ये वो जगह है जिसे पूरी तरह गुमनाम रहने के लिए बनाया गया था। यहाँ आपकी असली पहचान, आपका IP एड्रेस, आपकी लोकेशन, सब कुछ छिपा दिया जाता है। और इसी गुमनामी का फ़ायदा उठाकर अपराधी और हैकर्स यहाँ अपनी काली दुनिया चलाते हैं। ये एक ऐसा बाजार है जहाँ वो चीज़ें खरीदी और बेची जाती हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं करना चाहेंगे। ड्रग्स, हथियार, चोरी किया हुआ क्रेडिट कार्ड डेटा, नकली पासपोर्ट, हैकिंग सर्विसेज, सब कुछ। ये वो जगह है जिसकी कहानियां सुनकर रोंगटे खडीडी ऐसे हो जाते हैं। और मैं आपको सच बताने के लिए उसी अंधेरे में उतरा था। सेक्शन 2। गुमनामी का दरवाज़ा, टॉर ब्राउज़र और प्याज की परतें। डार्क वेब की दुनिया में जाने से पहले उसके दरवाजे को समझना होगा। और वो दरवाज़ा है टॉर ब्राउज़र। टॉर का पूरा नाम है द ओनियन राउटर, और इसका नाम अनियन यानी प्याज क्यों है ये समझना बद्दा दिलचस्प है। सोचिए कि आपको एक कैश भेजना है, लेकिन आप नहीं चाहते कि किसी को पता चले कि यह काहसात किसने और कहाँ से भेजा है। आप उस काहसात को एक लिफाफे में डालेंगे और किसी दूसरे शहर भेज देंगे। वहाँ कोई उस लिफाफे को खोलेगा, उसके अंदर से आपका काहसात निकालेगा, उसे एक नए लिफाफे में डालेगा और एक और अलग शहर भेज देगा। यह प्रक्रिया कई बार दोहराई जाएगी। जब कैश अपनी मंजिल पर पहुंचेगा तो किसी के लिए भी यह जानना लगभग नामुमकिन होगा कि यह सफ़र शुरू कहाँ से हुआ था। टॉर ब्राउज़र बिल्कुल इसी तरह काम करता है। जब आप टॉर का इस्तेमाल करते हैं तो आपका इंटरनेट कनेक्शन सीधा वेबसाइट तक नहीं जाता। टॉर आपके कनेक्शन को एनक्रिप्ट करता है, यानी उसे एक कोड में बदल देता है और फिर उसे दुनिया भर में फैले हज़ारों वॉलंटियर सर्वरों के नेटवर्क के जरिए घुमाता है। आपका डेटा एक सर्वर से दूसरे, दूसरे से तीसरे और ऐसे ही कई सर्वरों से गुजरता है। हर सर्वर पर एन्क्रिप्शन की एक और परत रह जाती है, ठीक प्याज की परतों की तरह। इसका नतीजा ये होता है कि जब आपका कनेक्शन आखिरकार वेबसाइट तक पहुंचता है तो उसे ये जानना लगभग नामुमकिन हो जाता है कि यह यात्रा शुरू कहाँ से हुई थी। आपकी असली पहचान और लोकेशन इन्हीं परतों के नीचे कहीं छिप जाती है। दिलचस्प बात यह है कि इस तकनीक को किसी अपराधी ने नहीं बनाया था। इसे 1990 के दशक के मध्य में US नेवल रिसर्च लेबोरेटरी ने विकसित करना शुरू किया था। इसका मकसद अमेरिकी खुफिया एजेंटों को ऑनलाइन गुमनाम रहकर सुरक्षित तरीके से बातचीत करने में मदद करना था। लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आया कि अगर इस नेटवर्क का इस्तेमाल सिर्फ अमेरिकी जासूस करेंगे तो कोई भी आसानी से पहचान लेगा कि इस नेटवर्क पर मौजूद हर व्यक्ति एक जासूस है। असली गुमनामी तभी मिलती है जब आप भी डैड्ज में खो जाएं। इसलिए 2002 से 2003 के आसपास उन्होंने टॉर के कोड को पब्लिक के लिए जारी कर दिया। मकसद नेक था। वे चाहते थे कि पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ता और आम लोग जो ऐसे देशों में रहते हैं जहां सरकारें इंटरनेट पर कड़ी निगरानी रखती हैं, वे बिना डरे अपनी बात कह सकें। और आज भी टॉर का इस्तेमाल बहुत से अच्छे कामों के लिए होता है, लेकिन हर शक्तिशाली तकनीक की तरह इसका भी गलत इस्तेमाल शुरू हो गया। अपराधियों ने इस गुमनामी को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया और इंटरनेट के अंधेरे कोने में अपनी एक अलग दुनिया बना ली जिसे हम डार्क वेब कहते हैं। ज़्यादातर देशों में टॉर ब्राउज़र डाउनलोड करना या इस्तेमाल करना अपने आप में गैर कानूनी नहीं है, लेकिन कुछ तानाशाही देशों में इस पर पाबंदी है या इसकी निगरानी की जाती है। और इसका इस्तेमाल कर अवैध गतिविधियों में शामिल होना हर जगह एक संगीन अपराध है। सेक्शन 3। मेरी डार्क वेब की यात्रा। वो खौफनाक रात जब मैंने पहली बार टॉर ब्राउज़र खोला तो स्क्रीन पर एक अजीब सा एहसास था। ये गूगल क्रोम जैसा रंगीन नहीं था, बल्कि बहुत ही बेसिक और सिंपल था। मुझे पता था कि मैं अब सरफेस वेब पर नहीं हूँ, बल्कि एक ऐसे दरवाजे पर खड़ीदा हूँ जिसके पार एक दूसरी ही दुनिया है। मैंने इंटरनेट पर कुछ डार्क वेब डायरेक्टरीज के लिंक ढूंढे। ये विकिपीडिया की तरह होती हैं, लेकिन इनमें .onion वेबसाइट्स की लिस्ट होती है। मैंने एक लिंक पर क्लिक किया। पेज धीरे धीरे लोड हो रहा था और जो पेज खुला उसने मेरे अंदर एक सिहरन पैदा कर दी। अवैध बाजार, द इलीगल मार्केट प्लेसेस। यह एक ऑनलाइन बाजार था, अमेज़न या फ्लिपकार्ट जैसा। लेकिन यहाँ जो सामान बिक रहा था
वो मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। बाईं तरफ कैटेगरीज थीं: ड्रग्स, हथियार, मैलवेयर, नकली दस्तावेज, चोरी का डेटा। मैंने कांपते हुए हाथों से ड्रग्स कैटेगरी पर क्लिक किया। एक नया पेज खुला जिस पर हजारों लिस्टिंग थीं: कोकेन, हेरोइन, एलएसडी। हर तरह के नशीले पदार्थ बिक रहे थे, तस्वीरों और कीमतों के साथ। विक्रेता अपनी रेटिंग दिखा रहे थे और खरीदार रिव्यू लिख रहे थे: बहुत अच्छा प्रोडक्ट, डिलीवरी टाइम पर हुई। यह सब इतना सामान्य लग रहा था कि और भी ज्यादा डरावना था। फिर मैंने हथियार सेक्शन देखा। पिस्टल, राइफलें, ऑटोमेटिक गनें, यहां तक कि बम बनाने के सामान की भी लिस्टिंग थी। मेरा दिमाग सुन्न हो रहा था कि कोई इतनी आसानी से ऑनलाइन हथियार कैसे बेच सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला सेक्शन था चोरी का डेटा और सेवाएं। यहां लोगों की जिंदगियां बिक रही थीं। क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, लोगों के चोरी किए गए क्रेडिट कार्ड नंबर, उनके नाम और सीवीवी कोड के साथ महज कुछ 100 रुपए में बिक रहे थे। सोशल मीडिया और ईमेल अकाउंट्स, लोगों के फेसबुक, इंस्टाग्राम, जीमेल अकाउंट्स के पासवर्ड थोक में बिक रहे थे। सोचिए, आपकी पूरी निजी जिंदगी किसी और के हाथ में। फुल्स, पूरी पहचान। यहाँ फुल्स नाम के पैकेज बिक रहे थे, जिसका मतलब था फुल इंफॉर्मेशन। इनमें किसी व्यक्ति की पूरी पहचान थी: नाम, पता, जन्मतिथि, आधार नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स, सब कुछ। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में किसी की पूरी डिजिटल पहचान कुछ हजार रुपयों में खरीदी जा सकती है। हैकर फॉर हायर, हैकर फॉर हायर। यहां आप किसी को भी हैक करने के लिए हैकर किराए पर ले सकते थे। किसी का ईमेल हैक करवाना हो या वेबसाइट डाउन करवानी हो, हर काम के लिए एक कीमत तय थी। ये सब देखकर मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। यह असली था। लोगों की मेहनत की कमाई, उनकी निजी जिंदगी, सब कुछ यहां एक सामान की तरह बिक रहा था। और पेमेंट का तरीका? क्रिप्टो करेंसी, जैसे बिटकॉइन। कई लोग मानते हैं कि इसे ट्रेस करना नामुमकिन है, लेकिन यह एक भूल है। इसे ट्रेस करना मुश्किल जरूर है, पर कानून प्रवर्तन एजेंसियां कई बार अपराधियों को पकड़ दे चुकी हैं। गुमनामी के इस बाजार में सब कुछ गुमनाम था। सिल्क रोड की कहानी, डार्क वेब का अमेजन। डार्क वेब के इन बाजारों की बात हो और सिल्क रोड का जिक्र न हो, ऐसा हो नहीं सकता। सिल्क रोड डार्क वेब का सबसे पहला और सबसे बड़ा अवैध बाजार था। 2011 में रॉस उल्ब्रिcht नाम के एक 29 साल के डडिचके ने इसकी शुरुआत की। उसने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां दुनिया भर के लोग गुमनाम रहकर ड्रग्स खरीद और बेच सकते थे। उसने अपना ऑनलाइन नाम रखा ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स। देखते ही देखते सिल्क रोड एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गया। सिर्फ 2 सालों में इस वेबसाइट पर करीब $1.2 बिलियन की बिक्री हुई। रॉस हर ट्रांजैक्शन से कमीशन लेकर लाखों डॉलर कमा रहा था। लेकिन एफबीआई सालों तक ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स को पकड़ बेचने की कोशिश करती रही। यह मुश्किल था क्योंकि रॉस स्टोर की गुमनामी के पीछे छिपा था। पर उसने कुछ छोटी छोटी गलतियां की। सिल्क रोड की शुरुआत में उसने कुछ ऑनलाइन फोरम पर अपनी वेबसाइट का प्रचार करने के लिए अल्टॉइड नाम का एक यूजर नेम इस्तेमाल किया था। सालों बाद जांचकर्ताओं ने उसी यूजर नेम से जुद्दा एक पुराना पोस्ट खोज निकाला, जिसमें रॉस ने मदद मांगते हुए अपना असली ईमेल एड्रेस दे दिया था। यह छोटी सी गलती एफबीआई के लिए एक बड़ा सुराग बन गई। उन्होंने रॉस का पता लगाया और 1 अक्टूबर 2013 को उसे सैन फ्रांसिस्को की एक लाइब्रेरी में रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। वो उस वक्त अपने लैपटॉप पर सिल्क रोड की वेबसाइट मैनेज कर रहा था। रॉस उल्ब्रिcht को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सिल्क रोड की कहानी यह साबित करती है कि डार्क वेब पर गुमनामी एक धोखा है। आप कानून से हमेशा के लिए नहीं छिप सकते। रेड रूम्स की हकीकत और खौफनाक किंवदंतियां। जब मैं सिल्क रोड और उन बाजारों को देखकर ही दहल गया था, तब मेरी नज़र कुछ ऐसे लिंक्स पर पड़ डी जहां और भी डरावनी बातें हो रही थीं। मैंने रेड रूम्स के बारे में सुना था। ये डार्क वेब की सबसे खौफनाक कहानियों में से एक है। कहा जाता है कि रेड रूम्स ऐसी लाइव स्ट्रीमिंग वेबसाइटें हैं जहां लोग पैसे देकर किसी इंसान को टॉर्चर होते या मरते हुए
लाइव देखते हैं। यह सुनने में ही इतना भयानक लगता है कि यकीन करना मुश्किल है। मैंने इसके बारे में और जानने की कोशिश की। मुझे कुछ वेबसाइटें मिलीं जो रेड रूम का दावा कर रही थीं, जिन पर काउंटडाउन चल रहे थे और शो देखने के लिए बिटकॉइन में पेमेंट मांगी जा रही थी। मेरा दिल सहम गया। क्या यह सच में होता है? लेकिन जितनी मैंने रिसर्च की, उससे एक बात साफ हुई। आज तक किसी भी असली रेड रूम का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सब स्कैम हैं, जो लोगों के डर का फ़ायदा उठाकर उनसे पैसे ठगने के लिए बनाए गए हैं। टॉर नेटवर्क की धीमी गति के कारण हाई क्वालिटी वीडियो को लाइव स्ट्रीम करना लगभग असंभव है। लेकिन भले ही रेड रूम्स एक मिथक हों, इसका मतलब यह नहीं है कि डार्क वेब पर भयानक कंटेंट मौजूद नहीं है। ऐसी कई सच्ची घटनाएं हैं जो किसी रेड रूम से कम डरावनी नहीं, जहां अपराधियों ने बच्चों के शोषण के लिए डार्क वेब का इस्तेमाल किया। मुझे ऐसे फोरम भी मिले जहां हत्या की सुपारी और इंसानी अंगों की तस्करी जैसी बातों पर चर्चा हो रही थी। हालांकि इनमें से ज़्यादातर भी स्कैम ही होते हैं, लेकिन सिर्फ इन विषयों पर बात होना ही इंसानियत को शर्मसार करने के लिए काफ़ी है। ये सब देखकर मेरा मन घृणा से भर गया। मैंने महसूस किया कि मैं एक ऐसी दलदल में हूं जिसमें जितना अंदर जाऊं उतना ही दम घुटता है। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मेरे दिमाग में वही वेबसाइटें और वही खौफनाक बातें घूम रही थीं। दोस्तों, मैं यह सब आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप उस खतरे को समझ सकें। अगर आपको यह जानकारी ज़रूरी लग रही है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही छुपे हुए खतरों से आपको सावधान करता रहूं, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी गहराई से रिसर्च करने की हिम्मत देता है। और कमेंट्स में मुझे बताएं कि क्या आप साइबर सुरक्षा और ऑनलाइन खतरों से बचने के तरीकों पर एक अलग वीडियो चाहते हैं। मेरी उस रात की यात्रा ने मुझे एक बात तो सिखा दी। डार्क वेब पर गुमनामी एक छलावा है। लोग सोचते हैं कि टॉर ब्राउज़र इस्तेमाल करके वे अदृश्य हो गए हैं, पर यह सबसे बड़ा झूठ है। जैसा सिल्क रोड के केस में हुआ, कानून प्रवर्तन एजेंसियां लगातार इन नेटवर्कों की निगरानी कर रही हैं। लेकिन कानूनी कार्रवाई ही एकमात्र खतरा नहीं है। डार्क वेब पर कदम रखना अपने आप में बहुत जोखिम भरा है। 1. मैलवेयर और वायरस का हमला। डार्क वेब खतरनाक सॉफ्टवेयर से भरा पडीडीएचा है। हैकर्स जानबूझकर वेबसाइटों और फाइलों में वायरस छिपा कर रखते हैं। एक गलत क्लिक और आपके कंप्यूटर या फोन का पूरा कंट्रोल किसी और के हाथ में जा सकता है। वे आपका कैमरा ऑन कर सकते हैं, आपकी बातें सुन सकते हैं और आपके पासवर्ड तक चुरा सकते हैं। 2. स्कैम और धोखाधड़ी। डार्क वेब स्कैमर्स से भरा है। जैसा मैंने रेड रूम्स के बारे में बताया, ज्यादातर सनसनीखेज दावे सिर्फ पैसे ठगने के लिए होते हैं। लोग सस्ते सामान के लालच में पेमेंट कर देते हैं और उन्हें बदले में कुछ नहीं मिलता। यहां कोई कस्टमर सपोर्ट नहीं होता। 3. सरकारी निगरानी का खतरा। यह मत सोचिए कि आप पर किसी की नज़र नहीं। FBI, इंटरपोल और दुनिया भर की एजेंसियां डार्क वेब पर कड़ी नज़र रखती हैं। हाल के सालों में सिल्क रोड के बाद अल्फाबे और नेमेसिस जैसे कई बड़े बाजारों को बंद किया गया है। अगर आप सिर्फ जिज्ञासा में भी किसी अवैध वेबसाइट पर जाते हैं, तो आप एजेंसियों की नज़र में आ सकते हैं। 4. पहचान का खुलासा। टॉर नेटवर्क 100% सुरक्षित नहीं है। इसमें भी कमजोरियां होती हैं और सरकारें और हैकर्स इन कमजोरियों का फायदा उठाकर आपकी असली पहचान का पता लगा सकते हैं। गुमनामी एक परत है, कोई लोहे की दीवार नहीं। 5. मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक प्रभाव। यह एक ऐसा खतरा है जिसके बारे में लोग कम बात करते हैं। डार्क वेब पर मौजूद हिंसक और परेशान करने वाला कंटेंट आपके दिमाग पर गहरा असर डाल सकता है। ऐसी चीजें देखने के बाद लोगों को एंग्जाइटी, डिप्रेशन और नींद न आने की समस्या हो सकती है। ये तस्वीरें आपके दिमाग से आसानी से नहीं निकलती। उस रात के बाद मैंने अपने कंप्यूटर से टॉर ब्राउज़र को हमेशा के लिए डिलीट कर दिया। मुझे समझ आ गया था कि कुछ दरवाजे बंद ही रहें तो बेहतर है। जिज्ञासा अच्छी चीज़ है, लेकिन अपनी सुरक्षा और मानसिक शांति की कीमत पर नहीं। तो मेरी इस यात्रा का निचोड़ DDH क्या है? डार्क वेब इंटरनेट की एक सच्चाई है, एक ऐसी काली दुनिया जो गुमनामी के अंधेरे में फल फूल रही है। यहाँ कुछ अच्छे काम भी होते हैं,
जैसे पत्रकारिता और अभिव्यक्ति की आज़ादी, लेकिन इसका ज़्यादातर हिस्सा अपराध और धोखाधड़ी से भरा है। यह वीडियो बनाने का मेरा मकसद आपको सिर्फ डरावनी कहानियां सुनाना नहीं था। मेरा उद्देश्य आपको उस खतरे से सावधान करना है जिसके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते। मैं चाहता हूं कि आप और ख़ासकर मेरे युवा दोस्त इस बात को समझें कि डार्क वेब कोई एडवेंचर की जगह नहीं है, यह एक दलदल है। मेरी आपसे बस एक ही गुजारिश है, डार्क वेब से दूर रहें। सिर्फ जिज्ञासा में भी वहां जाने की कोशिश न करें। आपको नहीं पता कि कौन सा लिंक आपको किस मुसीबत में डाल सकता है, या जो चीज़ें आप वहां देखेंगे वो आपके दिमाग पर क्या असर डालेंगी। इंटरनेट एक अद्भुत टूल है, इसका इस्तेमाल सीखने, बनाने और जुटाने के लिए करें, लेकिन इसके अंधेरे कोनों से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। एक अच्छा एंटीवायरस इस्तेमाल करें, अपने पासवर्ड मजबूत रखें और किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से पहले 2 बार सोचें। याद रखिए, कुछ रहस्य ही रहें तो बेहतर है। अपनी डिजिटल जिंदगी को सुरक्षित रखें और इस अंधेरी दुनिया की परछाई से भी दूर रहें। सुरक्षित रहें।